हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम यू ऑल ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज इस क्लास में आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने वाले हैं। बात हमारे पास में कुछ होगी। स्पेशली मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा अबाउट द सिलेबस ऑफ द ज्योग्राफी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में। और मेरा नाम है आशीष ओगले, आपका पेपर 2 ज्योग्राफी यूजीसी नेट के लिए फैकल्टी। तो आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, जो चर्चा होगी, हम मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, आखिर परीक्षा क्या है। सबसे पहली बात होगी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, इस परीक्षा को देने से यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में हम यहाँ पर क्या बेनिफिट लेंगे, साथ ही साथ एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट होता है, और एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास में इस यूजीसी नेट ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जो वीडियो है, जैसे सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी है जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी पहले से ही शुरू कर रखी है, और साथ ही साथ एक्चुअली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई तो कर लिया है लेकिन अभी भी जेआरएफ की तैयारी की तरफ वो अग्रसर है। सो प्लीज डू शेयर दैट पर्टिकुलर सेशन विद योर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मेरे पास में आती है, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, आखिर इस परीक्षा में बैठने का हमारा उद्देश्य क्या होता है। सो एक्चुअली वी हैव द टू पर्पसेस टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। हमारे पास में इस परीक्षा में बैठने के दो उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला, दैट इज नेट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। ओके, सहायक प्रोफेसर के लिए नेट एग्जामिनेशन की तैयारी हमारे पास में सबसे पहला, यानी कि फॉरमोस्ट यहाँ पर टारगेट या उद्देश्य हमारे पास में देखने को मिलता है। 2009 मैं आपको बता दूं, वर्ष 2009 में ओके, यूजीसी जो कि हमारे भारत के हायर एजुकेशन का एक रेगुलेटरी एजेंसी है, यानी कि विनियामकीय अभिकरण है। इस यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, दरअसल यहां पर 2009 में ही एक अपना एक रेगुलेशन निकाला, और इस रेगुलेशन के अनुसार कहा गया कि हमारे इंडिया में जितनी भी कॉलेजेस, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सभी में मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द लेक्चररशिप, यानी कि लेक्चररशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम कहें तो पदों के लिए न्यूनतम योग्यता यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ही होगी। ओके, और उसी के बाद से दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट। यही नहीं बल्कि इसके अलावा एक दूसरा उद्देश्य और भी होता है इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अपीयर होने का, और वो है हमारे पास में नेट जीआरएफ फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द रिसर्च, यानी कि आपके सहायक प्रोफेसर और शोध दोनों के लिए नेट और जेआरएफ की परीक्षा को निकालना। स्पेशली मैं आपको बताऊं कि दरअसल इस पर्टिकुलर नेट जेआरएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास में होता है इस पर्टिकुलर एमए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी करने के बाद आप इसकी तैयारी करते हैं अपने पीएचडी के लिए, यानी कि रिसर्च के लिए। सो पीएचडी के लिए नेट एक बहुत बड़ा सहायक आपके पास में होता है, बहुत बड़ी हेल्प आपके लिए करता है। ओके, और इस तरीके से यहां पर आपके पीएचडी के लिए भी हेल्पफुल दिखाई देता है। चलिए, तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि वी हैव द टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि दो उद्देश्य हमारे पास में है। एक तरफ हम नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास में जेआरएफ के लिए। तो आखिर ये एग्जामिनेशन होता कैसे है, सबसे पहली बात तो हमारे पास में यही डिस्कशन का होगा। लेट्स सी हियर, मैं आपको बता देता हूं। सो वी फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्कस ओवर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की योजना क्या होती है। सो एग्जामिनेशन की बात कर सकते हैं तो परीक्षा जो है दैट इज कंडक्टेड बाय द टू पेपर्स। ओके, ये दो प्रश्न पत्रों के माध्यम से आयोजित की जाती है। द फर्स्ट पेपर वी कॉल्ड एज द पेपर वन, जिसे हम जनरल पेपर यानी कि सामान्य प्रश्न पत्र भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है दैट इज पेपर टू, जिसे हम सब्जेक्ट का पेपर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतर्गत आपके दरअसल स्नातकोत्तर या पीजी में लिया हुआ जो सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट में आप इस परीक्षा में अपीयर होते हैं। और जैसे मैं कहूं तो यहां पर हम ज्योग्राफी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ओके, पेपर वन और पेपर टू दोनों ही एग्जामिनेशन एक ही दिन में कंडक्ट करा दिए जाते हैं। ये दोनों टेस्ट जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, और सबसे खास आपका पेपर वन में कुल मिलाकर के 50 प्रश्न यानी कि 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि आपके पेपर टू में 100 क्वेश्चंस 100 प्रश्नों पर पूछी बात यानी कि बात की जाती है। ओके, एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन कैरीज द 2 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक प्रश्न को सही हल करने पर आपके पास में 2 अंक प्राप्त होते हैं। ओके, एंड इन दिस वे पेपर वन इज ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि आपका पेपर वन जो है 100 अंकों का है, जबकि यहां मैं बात करता हूं पेपर टू आपका 200 वर्ड्स का होता है, यानी कि 200 अंकों का। बेसिकली अगर देखा जाए तो टोटल एक्चुअली आपके पास में क्या करना होता है, आपको लगभग 150 प्रश्न हल करने होते हैं, और आपको दरअसल 300 अंकों के लिए अपना संघर्ष करना है, लड़ाई करनी है। और इन 300 अंकों में से ही आपको अपने मेरिट को हासिल करना होता है, और इस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात कि आपको पूरे परीक्षा को हल करने के लिए अराउंड 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे का समय प्राप्त होता है। दूसरी बात आती है और वो ये कि दरअसल इस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है,
यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय या क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर गलत होता है, इनकरेक्ट होता है, सो यू विल बी नॉट एक्चुअली हैविंग एनी पेनाल्टी, उसके लिए आपको किसी प्रकार के नकारात्मक अंक नहीं काटे जाते हैं। सो इसलिए कहा जाता है कि यूजीसी नेट की परीक्षा में 150 में से सारे 150 प्रश्नों को आपको हल करके आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी बात जो सबसे खास बात आती है कि ये दिस इज कंप्लीटली अ काइंड ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, ये क्या हो जाता है, पूरी तरीके से हमारे पास में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। चलिए तो शुरू करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पास में इस एग्जामिनेशन में आपके ज्योग्राफी यानी कि भूगोल विषय के लिए क्या आखिर पढ़ना होता है, क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है, उस पर मैं आपको तेजी से बता देता हूं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि टोटल नंबर ऑफ 10 एक्चुअली वैकेंस है। ओके, यूनिट्स वी हैव फॉर द प्रिपरेशन इन दिस सब्जेक्ट। इस विषय में कुल मिलाकर के 10 विषयों को आपको तैयार करना होता है, यानी कि 10 इकाइयों को, 10 यूनिट्स को आपको तैयार करना होता है इस विषय में। बात करते हैं एक एक करके, मैं आपके साथ में डिस्कस करना शुरू करता हूं। सबसे पहली बात हमारे पास में आता है दैट इज यूनिट 1, यानी कि पहली इकाई, इसका नाम है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। सो जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं अबाउट द लैंड फॉर्म्स फॉर्मेशन एंड द अर्थ सरफेस। ओके, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फीचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। हमारे पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के बड़े महत्वपूर्ण जो सतही लक्षण हैं और साथ ही साथ भू आकृतियां हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्पेशली वी डिस्कस, विशेष रूप से हमारी चर्चा हो रही होती है अबाउट हाउ द लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म एंड व्हाट इज द एक्चुअली फोर्सेस बिहाइंड देम। आखिर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के निर्माण कैसा होता है और कौन से बल हैं जो इसके लिए कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। सो दैट मेनली वी डिस्कस इनटू द यूनिट 1, यानी कि पहली इकाई में इसी पर हमारी विशेष रूप से बात होती है। यूनिट 2 यानी कि दूसरी इकाई। सो एक्चुअली यूनिट 2 पे अगर बात कर सकते हैं, दैट इज कंसर्न विद द क्लाइमेटोलॉजी, मतलब जलवायु विज्ञान से संबंधित है। क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं, जलवायु विज्ञान। स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, जलवायु की, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर वी फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले तापमान और नमी के संयोजन को ही तो वहां का जलवायु कहते हैं। एंड वी हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द थ्रू आउट द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पूरी की पूरी पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर हमारे पास में इसी तापमान और नमी के कई अलग अलग प्रकार के संयोजन प्राप्त होता है। एक्चुअली इन्हीं का अध्ययन हमारे पास में हमारे इस पर्टिकुलर पेपर 2 यानी कि क्लाइमेटोलॉजी में किया जाता है। सो यहाँ पर यूनिट 2 की बात करते हैं, तो इसमें जो क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान है कि आखिर इन कॉम्बिनेशंस में अंतर क्या होता है। ओके, आखिर ये मॉइस्चर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, ओके, यानी कि आर्द्रता, नमी, इनमें क्या अंतर होता है, व्हाट इज एक्चुअली हीट, व्हाट इज द टेम्परेचर, ऊष्मा क्या है, तापमान क्या है, व्हाट इज द पर्टिकुलर रीजन एंड द फैक्टर्स बिहाइंड ऑफ द डिफरेंस इन द कॉम्बिनेशंस ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग स्थानों पर वो कौन से कारक हैं जिनके कारण से हमारे पास में अलग अलग प्रकार के ओके नमी और आर्द्रता में संयोजन प्राप्त होते हैं। अकॉर्डिंगली यू वी फाइंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फीचर्स ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। इन्हीं के अनुकूलन में हमें कई प्रकार के कह सकते हैं कि विशेषताएं भी हमारे पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलती है। द वेजिटेशन आर वेडी, यानी कि इनकी वनस्पति में परिवर्तन मिलेगा, द लिविंग थिंग्स एंड द मेनी नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी डिस्कस इन द पेपर, दैट इज एक्चुअली इन यूनिट 2 यानी कि दूसरी इकाई में बात करते हैं। यूनिट 3 यानी कि तीसरी इकाई हमारे पास में आते हैं, इन विच वी डिस्कस अबाउट द ओशिनोग्राफी यानी कि महासागरीय विज्ञान। महासागरीय विज्ञान दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यानी कि काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि महासागरीय विज्ञान की बात करते हैं तो ये यूनिट काफी छोटा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर हमेशा हर साल ओके यहाँ पर लगातार आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ओशियन दैट इज अ सिंगल वाटर बॉडी थ्रू आउट द अर्थ स्प्रेड, यानी कि एक ही जलीय भाग है जो पूरे पृथ्वी की सतह पर फैला हुआ है, विच इज वी नोन बाय द डिफरेंट नेम्स, जिसे अलग अलग नामों से हम जानते हैं और कहते हैं कि वी हैव द 5 ओशियन ओवर द अर्थ सरफेस, कि हमारे पृथ्वी की सतह पर 5 महासागर है। सो वी डिस्कस अबाउट दैम, हम इन्हीं पर बात करते हैं। ओके, वी डिस्कस यानी कि हमारी चर्चा होती है द लोकेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ओशियन, यानी कि अलग अलग महासागरों की अवस्थितियां, एंड द रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशियन बॉटम, और महासागरों के तली में प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के उच्चावच के लक्षण, यानी कि भू आकृतियां, जैसे पर्वत, मैदान, घाटियां पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलती हैं, वैसे हमारे महासागरों के तली में भी है। क्या है, कैसे निर्माण होता है इनका, साथ ही साथ किस प्रकार के संसाधन है, रिसोर्सेज किस प्रकार के हैं, ओके, कोस्टल एरियाज, तटवर्ती प्रदेश किस प्रकार से होते हैं, ओके, इन सब पर हमारी बात होती है। अलोंग विद दैट हम डिस्कस करते हैं ओशन करेंट्स, ओशन वेव्स, और साथ ही साथ ओके हमारे पास में चर्चा होती है अबाउट द टाइड्स एंड एब्स, यानी कि ज्वार भाटा, और साथ ही साथ बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की महासागरों का पानी होता है खारा, क्यों, कैसे, क्या एक जैसा हर जगह है, दैट आर एक्चुअली वी डिस्कस हियर इनटू द ओशनोग्राफी। हम यहाँ पर इस महासागरीय विज्ञान में इन्हीं सब पर चर्चा करते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देन एक्चुअली डिस्कस अबाउट द यूनिट 4 यानी कि चौथी इकाई, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल।
पर्यावरण, एवरीथिंग सराउंडिंग टू अस, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, टू हुम वी इन्फ्लुएंस बाय विच वी इन्फ्लुएंस्ड। हमारे चारों ओर के सभी जीवित अजीवित वस्तुएं जिन्हें हम प्रभावित करते हैं और जिनसे हम प्रभावित भी होते हैं, इसे ही तो हमारा पर्यावरण कहते हैं। ओके, दैट प्ले अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दैट एक्चुअली क्रिएट द लाइफ एग्जिस्टेंस, ये किसी भी अगर हम कहें तो जीवन के अस्तित्व को तैयार करता है। जैसे कि आप जानते ही हैं डार्विन का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब वही जीवित रहेगा जो अनुकूलन पैदा करता है। और इसी के अनुसार हमारे पास में पर्यावरण को यहाँ पर अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। वी डिस्कस अबाउट द वाइल्ड लाइफ वेजिटेशंस, हम वनस्पतियों की बात करते हैं, यहाँ पर वन्य जीवों की बात करते हैं। पर्यावरण काफी महत्वपूर्ण रखता है, हमारे आसपास का वातावरण ही हमारे स्वास्थ्य, हमारे जीवन, हमारे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को निर्धारित करता है, नियंत्रित करता है। और इसी के अनुकूल हमारे पास में संपूर्ण संसार में जब पर्यावरण या वातावरण में परिवर्तन आता है तो हमारे क्रियाकलाप यानी कि हमारी एक्टिविटीज में परिवर्तन आ जाता है, हमारे विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ओके, और विभिन्न प्रकार के अगर हम कहें तो हमारे पास में क्रियाकलापों में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज वी ट्राई टू डू अंडरस्टैंड, हम यहाँ पर इसी बात पर चर्चा करते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा वी आल्सो डिस्कस अबाउट द एनवायरमेंटल एथिक्स, यानी कि पर्यावरणीय नैतिकता पर बात करते हैं। इंटरनेशनल एंड नेशनल एफर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। दैट ऑल एक्चुअली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अंडर दैट यूनिट 4। यूनिट 4 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए क्योंकि यूजीसी नेट के पेपर 1, पेपर 2 दोनों में ही एक्चुअली एनवायरमेंट साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान का भाग हमारे पास में आता है। ओके, तो यहां इस ज्योग्राफी में जब यूनिट 4 आप काफी स्ट्रांगली प्रिपेयर करते हैं, काफी अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है, तो आप मान के चलिए कि आप देते हैं एक तीर से दो निशाने, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी। दैट्स गुड। चलिए, द नेक्स्ट वी डिस्कस ये यूनिट 5 यानी कि पांचवी इकाई आपके पास में होती है। द यूनिट 5 दैट वी कॉल्ड एज पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, यानी कि जनसंख्या और अधिवास भूगोल। Population. Basically, the population is the number of humans who spread throughout the surface of Earth. हमारे संपूर्ण पृथ्वी की सतह पर फैले हुए मनुष्यों की संख्या को ही हम जनसंख्या के रूप में देखते हैं। We have the number of very important, we can say, the sources of understanding the population growth, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या के वितरण के बारे में कई प्रकार के हमारे पास में यहाँ पर कह सकते हैं कि स्रोत हैं जिनके आधार पर उनका अध्ययन कर रहे होते हैं। वी हैव द मेनी नंबर ऑफ द डेमोग्राफिक डेटास, यानी कि हमारे पास में कई प्रकार के जननांकी के आंकड़े होते हैं। पॉपुलेशन सेंसस, यानी कि जनसंख्या का जनगणना काफी महत्वपूर्ण है। दैट ऑल एक्चुअली वी ट्राई टू डू अंडरस्टैंड आखिर क्या कारण है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। एज एन एग्जाम्पल, बहुत सीधी सी बात मैं कहूं कि अभी रिसेंटली अगर हम कहें तो वी हैव द 2023 यानी कि लगभग 2023 की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही पिछला साल जो निकला है हमारे सामने। इसी साल हमें देखने को मिलता है द पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ल्ड इज क्रॉस्ड 8 बिलियन, मतलब 800 करोड़ की जनसंख्या को हमने पार कर लिया है। एंड इंडिया इज एक्चुअली पास ऑन टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, और भारत जो है वो आगे बढ़ करके विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। सो बेसिकली ओके, इसके पीछे के कारण क्या है? क्या ऐसी हमारे पास में स्थितियां हैं, जनसंख्या का बढ़ना हमारे लिए अच्छा है या बुरा? यहाँ पर हमारे पास में कई चीजें होती हैं। बेसिकली जैसे जैसे पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या में वितरण होता है, अगेन द सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार के अगर हम कहें तो जीवन पक्षों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सो वी ट्राई टू डू अंडरस्टैंड हियर, हम इन पर यहाँ पर चर्चा करने की बात करते हैं। द सेकंड वी कॉल्ड एज द सेटलमेंट ज्योग्राफी, दूसरी तरफ आता है हमारे पास में अधिवास भूगोल। अधिवास, settlement, that is actually the particular your houses where you are resides as with that of the community, आपके घर जहां आप निवास करते हैं अपने पूरे समुदाय के साथ में, यही तो आपका अधिवास है। आप रहते हैं शायद ग्रामीण क्षेत्रों में, शायद नगरीय क्षेत्रों में, यानी कि perhaps actually you resides into the rural areas or in urban areas. What is that particular rural or the urban areas? आखिर ये ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र क्या है? क्या ऐसा होगा कभी जब पूरी दुनिया में कोई गांव ही ना हो? या फिर ऐसा होगा कि दरअसल पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेगा सिटीज हों, ओके, यहां पर सिर्फ ग्लोबल सिटीज तैयार हो रही हो? ऐसा कई प्रकार के हमारे पास में क्वेश्चंस होते हैं, कई प्रकार के मॉडल्स भी हैं जिन पर हमारे पास में चर्चाएं होंगी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो एक्चुअली यहां पर हम बात करते हैं इन्हीं सब के बारे में कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र क्या है, नगरीय क्षेत्र क्या है, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है, आगे आने वाले समय में क्या होगा। ओके, हमारे आसपास के अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट किस तरीके से रखा जाए, सेटलमेंट किस प्रकार के होते हैं, इन सभी पर चर्चा होती है। Or that portion is nowadays become very much important in the UGC NET examination since 2022 December.
दिसंबर 2022 के बाद से इस टॉपिक से अगर हम कहें तो इस यूनिट से काफी ज्यादा प्रश्न उठना खड़े होना शुरू हो चुके हैं। नॉट ओनली फॉर द इंडिया बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्ल्ड सेटलमेंट। केवल भारत ही नहीं बल्कि अगर हम कहें तो संसार के हमारे पास में दरअसल जनसंख्या और संसार के अधिवास भूगोल पर चर्चा बढ़ गई है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में चर्चा होगी यूनिट 6 यानी कि छठवीं इकाई पर चर्चा करेंगे हम लोग। यूनिट 6 दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट। हम यहां बात करेंगे आर्थिक विधियां, गतिविधियां और प्रादेशिक विकास पर। आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? आर्थिक, इट मींस एनी काइंड ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच यू आर डूइंग फॉर द सेल, परचेज, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट आर वी कॉल्ड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मनुष्य के द्वारा की जाने वाली किन्हीं भी प्रकार की क्रियाकलाप, गतिविधियां जो उसके यहां पर कह सकते हैं कि क्रय, विक्रय या फिर यहां पर लाभ, हानि, निर्यात, आयात से संबंधित अगर होते हैं तो इन्हें ही यहां पर व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। वी हैव द मल्टीपल टाइप ऑफ द एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारे पास में कई प्रकार के यहां पर हमारे पास में क्या हो जाती हैं? गतिविधियां हैं। वी डू द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी एक्टिविटीज, यानी कि हमारे पास में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचक यहां पर गतिविधियां होती हैं। क्या 6 लेवल का या 7th लेवल का इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू हो चुकी है? यही एक्चुअली हमारे पास में डिस्कशंस भी होंगे। सो ये क्या है? ये एक्चुअली हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर यहाँ पर काफी कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। इंडस्ट्रीज किस तरीके हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा काम करता है, रूरल एरियाज में किस तरीके से एक्सपांशन है, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज में यानी कि विकसित देश, विकासशील देशों में इंडस्ट्रियल सेटलमेंट कैसा होता है, या कह सकते हैं कि एग्रीरियन एक्टिविटीज कैसी की जाती हैं, इन सब पर हमारी बात यहाँ पर की जाती है। रीजनल डेवलपमेंट यानी कि प्रादेशिक विकास, डेफिनेटली किसी भी रीजन की बात करते हैं, किसी भी प्रदेश की बात करते हैं। सो रीजन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी कि प्रदेश स्वयं अपने आप में पूरा होता है, which is a very different than that of the other kinds of the region which is different from the other one। यानी कि जो अगर हम कहें तो दूसरे प्रदेश से बिल्कुल भिन्नता रखता है। आखिर ये प्रदेश में भिन्नता कैसी होती है? प्रदेशों में भिन्नता होने का कारण होता है उनमें होमोजेनिटी, सजातीयता का पाना। जब लगभग एक जैसी स्थितियां किसी एक भौगोलिक क्षेत्र तक जहां तक फैला फैला हमको प्राप्त होता है, उस स्थान को हम यहाँ पर एक प्रदेश के नाम से पुकारते हैं। सो उसी प्रदेश के विकास के लिए हमारे पास में अलग अलग प्रकार के कई तरीके हैं, कई अगर हम कहें तो मेथड्स हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम इन पर बात कर रहे होते हैं। तो इन सभी के यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग यूनिट 6 में यानी कि छठवीं इकाई पर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द यूनिट 7, बात करेंगे हम लोग 7वीं इकाई पर, एंड दैट इज वी कंसर्न विद द कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। बात करेंगे हम लोग सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल के बारे में। सो एक्चुअली ये कौन सा भूगोल है? स्पेशली बात कर सकते हैं कि संस्कृति। संस्कृति क्या है? हमारे चारों ओर के वातावरण के अनुकूल हम जब जीवन को व्यवहार करना शुरू कर देते हैं और उन्हीं व्यवहारों को सीखने के बाद में अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को हम जब प्रदान करना शुरू करते हैं, हमारे खाने पीने, रहने या फिर पहनने, या अगर हम कहें तो विभिन्न प्रकार के त्योहारों, प्रथाओं को मनाने की एक विशेष विधियां जब हम तैयार कर लेते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ाते हैं, उसे ही तो हम कहते हैं संस्कृति। सो एक्चुअली यही अगर हम कहें तो संस्कृति हमारे समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। और साथ ही साथ द पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी कि राजनीतिक भूगोल पर बात करेंगे। विदाउट द पॉलिटिक्स देयर इज नो एनी काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज रनिंग। भाई राजनीति के बिना तो किसी प्रकार की कोई गतिविधि ही नहीं होती है, बिकॉज अंटिल द गवर्नमेंट डोंट अलाउ, हाउ द सोशल, इकोनॉमिक और अदर एक्टिविटीज वी डू। जब तक सरकार हमको अनुमति नहीं देगी तब तक विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक या फिर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को हम करेंगे कैसे? सो दैट इज एक्चुअली वी ट्राई टू डू अंडरस्टैंड। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास में यूनिट 7 यानी कि 7वीं इकाई पर बात करते हैं। इस पर्टिकुलर पोर्शन पर भी अब यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि प्रश्नों की संख्या यहां पर भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द यूनिट 8 यानी कि 8वीं इकाई, ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन। सो एक्चुअली हमारे पास में बात करते हैं ज्योग्राफी, जिस विषय को मैं आपको समझा रहा हूं, जिसके कंटेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, क्या आप जानते हैं कब इसकी शुरुआत हुई? आखिर वो कौन से विद्वान हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि उन्होंने आज अपने इस अगर हम कहें तो भूगोल को आपके समक्ष इस स्तर पर पहुंचा दिया हुआ है? और क्या आज भी ज्योग्राफी के कंटेंट यानी कि जो यहाँ पर भूगोल के अध्ययन सामग्री में लगातार हम संशोधन कर रहे हैं और यहाँ पर हम चेंजेस कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे और भी अगर हम कहें तो दरअसल स्टडीज यानी कि अध्ययन को बढ़ा रहे हैं, ऐसी कई सारी बातें हैं। सिंस एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से लेकर के अभी वर्तमान तक यानी कि मॉडर्न टाइम्स तक हमारे पास वी हैव द मल्टीपल टेक्निक ऑफ द स्टडी ऑफ द ज्योग्राफी, यानी कि हमारे पास में भूगोल के अध्ययन के कई तकनीकें विकसित हुई हैं। मेनी स्कॉलर्स हैज गिवन देयर कंट्रीब्यूशन, कई विद्वानों ने अपने योगदान दिए हैं, बाय व्हिच एक्चुअली वी कैन हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज कंसिडर्ड समटाइम्स एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। भूगोल को तो ऐसा भी कहते हैं जैसे कि सभी प्रकार के विज्ञानों की जनक है। उसका कारण भी तो यह है, भूगोल
जो करता है पृथ्वी का अध्ययन। और जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है तब तक सभी प्रकार के विषयों का अस्तित्व है, ऐसा माना जाता है। और यही कारण है कि दरअसल द पर्टिकुलर ज्योग्राफी इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। इसमें हम यहाँ पर कई प्रकार के ग्रीक, यूनानी, चाइनीज, इंडियन जो ज्योग्राफर्स हैं, ओके, इन सभी भूगोलवेत्ताओं के साथ में अरबी भूगोलवेत्ताओं के योगदान की बात करते हैं। इनटू द मॉडर्न टाइम्स, यानी कि आज आधुनिक समय में हाउ दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफी कम, यानी कि भूगोल किस प्रकार से पहुंचा, इस पर हम बात करते हैं। कई विद्वान तो ऐसे भी हैं, मेनी ऑफ द स्कॉलर्स आर देयर, जिन्होंने यहां तक बताया कि हाउ वी डू द स्टडी ऑफ द ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल का अध्ययन किया कैसे जाए। दैट इज वी कॉल्ड एज द अप्रोचेस, जिसे हम उपागम कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं। एक्चुअली इन्हीं पर हमारी बात भी होगी। Okay, and that is actually the portion where our largest amount of the questions asked in every year, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर इस स्थान से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट हम पहुंचेंगे, देन एक्चुअली वी डिस्कस अबाउट द यूनिट 9, दैट इज ज्योग्राफिकल टेक्निक। हम बात करेंगे भौगोलिक तकनीकियां। So actually geographical technique is also a very important topic, जहां पर सबसे खास बात आती है। We have, when we do the study of the earth, यानी कि जब हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे होते हैं, we required many number of the tools, okay, many number of the methods, many number of the actually okay say mathematical applications। हमें क्या करना होता है, जब भी हमारे पास में हम पृथ्वी का अध्ययन करने होते हैं, तो पृथ्वी का अध्ययन करते समय हमें कई प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, कई प्रकार की विधियों की आवश्यकता होती है, कई गणितीय, अगर हम कहें तो सूत्रों, या अगर हम कहें तो गणितीय गणनाओं की ओके लागू करने की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी अवस्था में हमारे लिए उपयोगी होते हैं भौगोलिक तकनीकें, यानी कि ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स हमारे पास में आते हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के, यानी कि मूलभूत से जब शुरुआत करते हैं, वहां से लेकर के आज वर्तमान में सैटेलाइट, जीआईएस, जीपीएस तक एक्चुअली यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। यही नहीं बल्कि एक्चुअली हमारे पास में एरिया एनालिसिस, यानी कि क्षेत्र विश्लेषण के बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, यानी कि डेटा एनालिसिस, यहाँ पर तथ्य विश्लेषण के, अगर हम कहें तो रिसर्च लेवल, यानी कि शोध स्तर तक हम बात करते हैं। स्टेटिस्टिकल एप्लीकेशंस, यानी कि सांख्यिकीय यहाँ पर अनुप्रयोगों को किस प्रकार से किया जाता है, इन सब पर हमारी बातें दरअसल इसी ज्योग्राफिकल टेक्निक यानी भौगोलिक तकनीक के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे होते हैं। मीन, मीडियन, मोड, ओके, या फिर बात कर सकते हैं टाइम, रिग्रेशन, एग्जैक्टली सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति को पता करना। ओके, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक इत्यादि को तैयार करना। साथ ही साथ एक्चुअली हमारे पास में क्षेत्र विश्लेषण को तैयार करना। इन सभी पर हमारी चर्चा इस टॉपिक नाइट में, यानी कि यूनिट 9 इकाई 9 में करते हैं, दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, यहां से हम आगे बढ़ेंगे, देन एक्चुअली वी कम टू डिस्कस यूनिट 10, यानी कि 10वीं इकाई, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भूगोल। यस, भारत का भूगोल। एक्चुअली इसके पहले कि हमारे पास में जितनी 9 इकाइयां हैं, ये सारी की सारी हमारे भारत में एक उदाहरण के रूप में प्राप्त होती दिखती है। सो इन्हीं सब पे हमारी भी चर्चा यहाँ पर हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो भारत का भूगोल, सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास है बिल्कुल द जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत के भू आकृति की बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करेंगे, भारत में जनसंख्या पर चर्चा करेंगे, भारत में महासागरीय क्षेत्र और तटवर्ती क्षेत्रों की बात करते हैं। ओके, भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र किस प्रकार से फले फूले हैं, उनके बारे में हमारी बात होती है। वी डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, द एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ द ज्योग्राफी इन इंडिया, हमारे भारत में भूगोल का यहाँ पर कह सकते हैं कि विकास किस प्रकार से हुआ है। एंड देन द पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया, भारत के विभिन्न प्रकार के भौगोलिक जो विशेषताएं हैं, इकोनॉमिक और द वी कैन से द सिस्टम इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द इंडिया, भारत की आर्थिक गतिविधियां, ओके, ग्लोबल पैटर्न यानी कि वैश्विक प्रवृत्ति, द ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ओके, एंड द रोल ऑफ द इंडिया, भारत की क्या भूमिका है, इन सभी पर हमारी चर्चा होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्चुअली वी आल्सो डू द स्टडी अबाउट द पर्टिकुलर ओके अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द ज्योग्राफिकल वी कैन से थॉट्स, यानी कि भौगोलिक विचारक, जिनका अध्ययन हम यहाँ पर कर सकते हैं। भौगोलिक विचारकों के अंतर्गत कि कौन से यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण भारतीय हैं जिनके द्वारा अपना योगदान दिया गया। सो दैट ऑल आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली वी कैन से द टॉपिक्स हैं, सभी से भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं इनटू द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भूगोल में। सो ये है हमारे पास में पूरे का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस, यानी कि भूगोल का पूरा पाठ्यक्रम, जिसमें हमारी पूरी तैयारी यानी कि अध्ययन हमें करना हो, आगे बढ़ना है। तो प्लीज जल्दी से तैयार हो जाएगा अपने तैयारी के लिए और लेट्स मूव। और हाँ, अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर इसकी तैयारी कैसी करनी है। तो देखो, भूगोल और यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहली बात तो जरूरी है कि आपकी मेहनत, हाँ बिल्कुल, आपकी मेहनत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। बहुत सिंपल, मतलब एक्चुअली जितना ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर अपना योगदान देंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा आप प्राप्त करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंटेंट को जितना अच्छे तरीके से तैयार करना, पढ़ना, रिवीजन करना, चीजों को याद रखना महत्व रखता है, उतना ही ज्यादा रिवीजन भी इंपॉर्टेंस है। तो आपका रिवीजन भी साथ साथ काफी इंपॉर्टेंटली आपको रखना बहुत जरूरी होगा। और इसके साथ साथ जब आप रिवीजन करते हैं, आप अपने कंटेंट्स को तैयार करते हैं, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट द नेक्स्ट लेवल, यानी कि अगला स्तर, दैट इज द प्रैक्टिस।
सो आपके प्रैक्टिस हमेशा काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा अपने आप को प्रैक्टिस में बना करके रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। तो यही परफेक्शन के लिए आपके पास में तैयारी है। पूरे 5 या 6 महीने की आप तैयारी करते हो, जिसे मात्र 3 घंटे में आपको आपके परीक्षा में समक्ष प्रदान करना है। और यही चीज तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है कि आप पूरे 5-6 महीने तक लगातार किसकी तैयारी करते हैं? उस 3 घंटे की, जो केवल मात्र अगर कहें तो यहां पर 1 दिन में हो जाना है। सो अपनी तैयारी को, उसी चीज को यहां पर दिमाग में रखते हुए, मस्तिष्क में रखते हुए तैयार करें और आगे बढ़ें। सो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि दरअसल मेरी फ्री क्लासेस आप हमेशा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, दैट इज मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक यानी कि सुबह 8 बजे मंडे टू फ्राइडे, और इवनिंग 9 ओ क्लॉक यानी कि रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे। सुबह की क्लास मेरी आप लोगों के साथ में होती है यूट्यूब के चैनल पर। ओके, तो टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ में आप मुलाकात कर सकते हैं सुबह के टाइम पे। और इवनिंग यानी कि शाम के समय आप टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, तो आपके पास में ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर मेरी आप लोगों के साथ में एक बड़ी खास मुलाकात होती है। हर दिन की जो पेड रेगुलर क्लास में हमारे पास में दरअसल जिस टॉपिक पर फाउंडेशन कोर्स की क्लास होती है, उसी टॉपिक पर हम करते हैं क्लास टेस्ट, जो आपके लिए होता है सबसे बड़ा बेनिफिट। पूरे सिलेबस के हिसाब से, हर टॉपिक के हिसाब से आपका क्लास टेस्ट पूरे भारत में, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी स्तर पर मैं कहूं, तो अब तक का सबसे पहला ऐसा अगर हम कहें तो प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको पूरे क्लास वाइज, टॉपिक वाइज एक्चुअली क्लास टेस्ट अवेलेबल है, जो आपकी तैयारी को बेहतर तरीके से तैयार करते हैं। तो कोई भी प्रैक्टिस सेशंस मिस मत कीजिएगा, ताकि परफेक्शन तो उठाना ही है। और सबसे खास बात, मेरे साथ में जुड़ने के लिए और लगातार सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते रहने के लिए आप टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सबसे खास बात, ओके, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, या फिर आप चाहो तो यहाँ इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी बाकी की क्वारीज के लिए आप कॉल करेंगे हमारे काउंसलर्स को, नंबर है 8045888812। थैंक यू सो मच। अब आदेश दीजिएगा ओके आपके पेपर 2 ज्योग्राफी यूजी सेनेट की फैकल्टी आशीष ओगले को, और मिलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं क्लासेस में। बाय।